आपको बताएंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसे आप शॉर्ट में कहते हो, बड़े प्यार से कहते हो HCP। क्लियर? तो इस वीडियो में हम सारी चीजें क्लियर करेंगे कि HCP का स्ट्रक्चर होता कैसा है, उसकी यूनिट सेल कैसी दिखती है, उसका प्रिमिटिव सेल कैसी दिखती है। यही नहीं, हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखेंगे, उसका लैटिस कांस्टेंट भी देखेंगे, एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ये भी देखेंगे। C/A रेशियो कितना होता है, बड़ा फेमस है, आप अपने बुक्स में उठा के देखो, हेक्सागोनल का ये वाला रिलेशन तो बड़ा फेमस है कि C/A = 1.8333, ये आया कहां से, 1.6333 आया कैसे, तो वो भी देखेंगे। पैकिंग फ्रैक्शंस का कितना है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे HCP स्ट्रक्चर का, जिसको आप हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कि भाई जान ये HCP स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, ये HCP स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर कुछ फिगर बना रखी है, ये फिगर बड़ी अच्छी लग रही होंगी आपको, लेकिन मजेदार है, आप ध्यान समझना। हमने क्या काम करा है कि ये एटम्स है, एटम क्या है, आप एटम को क्या मान सकते हो, स्फीयर मान सकते हो, इसको लैटिस पॉइंट में कहते हैं एटम्स। एटम्स क्या है, ये एटम्स मैंने रख दी, ये बहुत सारी बॉल्स हैं जिनको मैंने सरफेस के ऊपर ऐसे करके रख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो। ठीक है, ये क्या हो गई, ये एक लेयर हो गई एटम्स की। अब आपको भी ध्यान से समझ में आ रहा है कि यहां पर मुझको क्या दिख रहे हैं, वॉइड्स दिख रहे हैं। कौन से वॉइड दिख रहे हैं, 1 2 3, ये वॉइड दिख रहे हैं। ठीक, अगर आप हल्का सा और ध्यान से देखें, अगर ये 2 डायमेंशनल लेयर है, मतलब कि यहां पर एटम्स को मैंने रख दिया, तो ये एक हेक्सागोनल बना रहे हैं ऐसे करके। ये क्या बना रहा है, एक हेक्सागोनल बना रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसको क्या कहते हैं कि अगर हमें एटम्स को क्लोजली पैक्ड करना है और हेक्सागोनल बनाना है, वो भी 2 डायमेंशन में, तो उसको कहते हैं हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 डायमेंशन। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन की, तो उसको भी देखते हैं ध्यान से। तो ये हमने क्या काम कर दिया, एटम्स को कुछ इस तरीके से रख दिया और इसको हमने नाम दे दिया A पैटर्न, A लेयर। ये क्या होगी, A लेयर। अब यहां पर हमारे पास क्या दिख रहे हैं, वॉइड्स हैं। देखो ये एक वॉइड है, ये एक वॉइड है, ये एक वॉइड है। ठीक है, और हमने यहां पर क्या काम करा, यहां पर हमने एटम्स को रखना शुरू कर दिया। यहां पर भी हमने एक एटम रखा, यहां पर भी हमने एक एटम रखा, यहां पर भी हमने एटम रखा। ये कौन सी लेयर है, ये हो गई हमारी B लेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले हमने क्या काम किया, ऐसे करके एटम्स रख दिए जिसमें एक हेक्सागोनल बनना था 2 डायमेंशन में। उसके बाद जो वॉइड्स थे, जो 3 वॉइड्स दिख रहे थे, उनके ऊपर भी हमने एटम्स रखना शुरू कर दिया। उसको हमने लेयर की दिया B लेयर। मतलब कि कुछ इस तरीके से होगा। A लेयर मतलब कि वो देखो 6 एटम वाली, 1 2 3 4 5 6 पीछे है, 6 एटम वाली एक लेयर, उसको हमने A नाम दिया। उसके बाद फिर B लेयर, फिर A लेयर, फिर B लेयर, फिर A लेयर, फिर B लेयर। तो इसको कहते हैं AB पैटर्न को कहते हैं HCP स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर दिख कैसा रहा है, हो कैसा रहा है, क्लियर हो रहा है। तो AB पैटर्न ये है आपका HCP स्ट्रक्चर, जिसको आप हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। दिख रहा है A लेयर B लेयर, A लेयर B लेयर, A लेयर B लेयर एंड सो ऑन। तो ये क्या है, आपका HCP स्ट्रक्चर है। क्लियर, इसको ऐसे भी समझिए आप और ऐसे भी समझ सकते हो। देखो ऊपर की 6 एटम है, मतलब ये जो नीचे आपने A लेयर रखी थी, तो ये देखो 6 एटम, 6 दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, और बीच में सेंटर में है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए 3 एटम जो वॉइड में रखे हैं, 1 2 3, जो वॉइड में रखे हैं 1 2 3। फिर उसके बाद ये 7 एटम, तो 7 3 7 ऐसे करके फिर ये क्या बन रहा है, एक हेक्सागोनल बन रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यार स्ट्रक्चर दिखता कैसे है। तो ये स्ट्रक्चर भाई साहब ऐसे दिखता है। कोई डाउट है, क्लियर है, कोई फंडा हो तो बताओ भाई साहब, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। तो ये है आपका HCP स्ट्रक्चर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या काम करना है, इस चीज को पहले मैंने आपको यहां से समझाया, फिर मैंने आपको इस फिगर से समझाया जो एक्चुअल में है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा क्या काम करा, थोड़ा सा इसको हमने हेक्सागोनल में बनाया। अब इसको मैंने ऐसे बना दिया। यहाँ पर क्या है, ये वही है, ये आपका हेक्सागोनल हो गया। ये मैंने कॉर्नर्स पे डॉट दिखा दिया। अब ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ से देखो ये टच कर रहे हैं, देखो ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये सारे एटम्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। ये 3 जो एटम बीच में आ रहे हैं, जो वॉइड है, वॉइड में रखे गए, ये भी एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। और साथ ही में सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे।
लेकिन हम मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए, क्योंकि अब हम मैथमेटिक्स लगाने वाले हैं इसमें, इस वजह से हम इनको पॉइंट दिखा रहे हैं और कुछ इस तरीके से हमने क्या बनाई है, एक फिगर बनाई है। क्लियर है? कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका एचसीपी आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यार ये एचसीपी का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, तो ये चीज पहले हमारी क्लियर होगी। उसके बाद और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखो और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि अगर आप इसको ध्यान से समझें, ये जो एक लेयर बनी है, मतलब ये जो एक यूनिट बनी है, ये वाली, ये जो एक यूनिट बनी है, ये वाली या फिर ये वाली, इसको कहते हैं 1 यूनिट सेल ऑफ एचसीपी। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे 1 यूनिट सेल ऑफ एचसीपी। ये एचसीपी की एक यूनिट सेल है, ये एक एचसीपी की क्या है मेरे भाई, यूनिट सेल है। ये या ये दोनों एक ही है मेरे भाई, ये दोनों एक ही है, बस हल्का सा अंतर है, हल्का सा अंतर है। ये क्या है, एक एचसीपी की यूनिट सेल है। अब सवाल ये आता है कि इस एचसीपी की प्रिमिटिव सेल कौन सी होगी? अच्छा, पहले तो समझना पड़ेगा कि प्रिमिटिव सेल और यूनिट सेल क्या होते हैं। यूनिट सेल एक वो सेल है जो रिपीट होती रहती है, लेकिन जिसके अंदर जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ एटम्स बनी हो, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन प्रिमिटिव सेल एक ऐसी सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम से बनी होते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रिमिटिव सेल एक ऐसी यूनिट सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम जब आप निकालते हो तो वो उससे हमेशा बनाएगा। लेकिन यूनिट सेल में कितने भी नंबर ऑफ एटम्स आ सकते हैं, 2, 3, 4, 5, कितने भी नंबर ऑफ एटम्स आ सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है? अब इस एचसीपी की प्रिमिटिव सेल कौन सी होगी? इस एचसीपी की प्रिमिटिव सेल कौन सी होगी? तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये रेड कलर में मैंने एक सेल बना रखी है, ध्यान सुनो, एक रेड कलर की मैंने प्रिमिटिव सेल बना रखी है। आपको एक हेक्सागोनल से एक दिखेगा, एक हेक्सागोनल दिखेगा ऐसे करके, मतलब ये क्यूबॉइडल दिखेगा, क्यूबॉइडल दिखेगा, ध्यान से समझो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये जो एक ये रेड कलर में जो मैंने मार्क कर रखी है, इसको मैं साइड में बना के दिखा देता हूं। ये तो ये रहा, ऐसे करके, ऐसे करके, ये है ऐसे ऐसे ऐसे, ये ध्यान से देखिए, रेड वाली देखो मैंने साइड में डाल दी है। ये ए है, मतलब कि लैटिस कांस्टेंट ए बेसिकली क्या होती है, एटॉमिक रेडियस, 2 एटम्स की दूरी। ये ए है और ये सी है, या फिर आगे से बी है। क्लियर है या नहीं? ये है क्या, ये है आपका हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल। ध्यान से देख पा रहे हो तो देखो, ये जो रेड वाला पोर्शन जो मैंने रेड कर रखा है, ये एक प्रिमिटिव सेल है। दोनों में अंतर है, ये पूरी यूनिट सेल है और ये प्रिमिटिव सेल है। अब इसको प्रिमिटिव सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम आ रहा है, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम आ रहा है, और जब आप इसका एटम्स पर यूनिट सेल देखोगे तो वो बना है। तो ये इसकी क्या है, प्रिमिटिव सेल। 3 प्रिमिटिव सेल मिलके एक यूनिट सेल बनाती है। ध्यान से देखो, एक ये रही, एक इसके पीछे देखो ये वाली, और एक इसके पीछे ये वाली। 3 प्रिमिटिव हेक्सागोनल की 3 प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलके एक यूनिट सेल बनाती है। क्या मतलब कि 3 प्रिमिटिव सेल फॉर्म 1 यूनिट सेल ऑफ एचसीपी। क्लियर है? मतलब कि ध्यान से देखो, ध्यान से 1 2 3 ऐसी प्रिमिटिव सेल मिल मिलके एक यूनिट सेल बनाती है, किसकी, एचसीपी की। क्लियर हुआ? प्रिमिटिव सेल दिख गई, बहुत बढ़िया। प्रिमिटिव सेल दिख रही, दिखनी चाहिए भाई साहब, दिख गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद 3 प्रिमिटिव सेल दिख गई और एक पूरी यूनिट सेल दिख गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस प्रिमिटिव सेल की एक और पैरामीटर देख लो क्या होते हैं भाई। 3 पैरामीटर होंगे, ए बी और सी, और अल्फा बीटा गामा भी होता है, तो वो भी देख लो। ए बी के इक्वल होगा लेकिन सी के इक्वल नहीं होंगे, और अल्फा बीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, लेकिन गामा जो है वो 120 डिग्री के इक्वल होगा। ब्रेवियस लैटिस इन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ब्रेवियस लैटिस 3 डायमेंशन में यही तो बोली थी, हेक्सागोनल लैटिस, तो वही तो है भाई, प्रिमिटिव सेल है, पूरी यूनिट नहीं बोली, प्रिमिटिव सेल है। क्लियर है? तो इतनी बात नोट कर लीजिए, अगर करना हो तो आपको ये फेयर अगर नोट करने तो कर लीजिए। तो अब हम करने क्या वाले हैं, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक भी वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई वीडियो में दिक्कत है तो भाई साहब एक बार पीछे जाके फिर से एक बार देख लो,
1.25 की स्पीड से जाके देख लो, ठीक है, टाइम भी तुम्हारा बचेगा क्योंकि तुम्हारा टाइम जरूरी है मेरे भाई, क्लियर, बहनेंगी कोई देखेंगे। तो पहले हमें ये समझ में आ गया कि एससीपी का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे माइंड में बिल्कुल फिट हो गया कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एससीपी का, ये होता है स्ट्रक्चर, एबी पैटर्न होता है, और ये हो गई आपकी एक यूनिट सेल, और ये होगी इसकी एक पिरामिड सेल, 3 पिरामिड सेल मिलकर एक यूनिट सेल को बनाती है। बहुत बढ़िया भाई साहब, मस्त वाला फील आया है। अब आपको करना क्या है, अब हम ये 6 पॉइंट को, चलिए 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को एक एक करके समझेंगे। मतलब कि एक यूनिट सेल को, मतलब कि इस पूरी यूनिट सेल को अब हम पढ़ेंगे कि एक यूनिट सेल में जो एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, दूसरा उसका लैटिस कांस्टेंट कितना होगा, तीसरा एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, फोर्थ C/A रेशियो कितना होता है, फिफ्थ पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, और फाइनली हमारी वीडियो फिनिश। क्लियर है, मजेदार वीडियो है, मस्त, तुम्हें मजा आ जाएगा, रेसिपी का पूरा फील लेके जाओगे। क्लियर, तो इसको नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए, एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन, हटाएं, चलिए इसको हटा लेते हैं, अभी ये फिगर्स की जरूरत पड़ेगी। सो फर्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एचसीपी। एचसीपी पर, मतलब कि एचसीपी यूनिट सेल पर अगर आप एक एटम का क्या निकालते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हो, तो वो कितना होगा, सोच के बताओ कितना होगा। ये रहा कोई भी एक एटम उठा लो, लेट्स से मैंने ये वाला एटम ले लिया, ये वाला, ठीक है, कोई सा भी लेना मेरे भाई, मान लो मैंने ये ले लिया यार, मान लो मैंने ये वाला ले लिया, ये वाला बीचों बीच वाला, ये वाला, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला एटम आपने ले लिया। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि ये एटम कितने एटम से टच हो रहा है। कोऑर्डिनेशन का क्या होता है कि कितने नेबरिंग एटम उसके पास है, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये कितने एटम से टच हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, 6 एटम तो ये हो गए, यहां से देखो ना, ये देखो बीच में है, और बीच में इन सबसे तो टच हो ही रहा है, 6 एटम से तो टच हो ही रहा है। ये वाला देखो, ये रहा 1 2 3 4 5 6, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, वहां पर देख लो, वहां पर तो और मुश्किल होगा मेरे भाई, यही देखिए, ये एटम है, 6 एटम से जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे 3 वाले ये जो 3 एटम है, ये भी इसको टच कर रहे हैं। क्या ये 3 ब्लू कलर के जो मैंने सर्कल बनाए हैं, ये इस बीच वाले सर्कल को टच नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब कि ये एटम इन 6 से तो जुड़ रहा है, 6 से तो टच हो रहा है, नीचे 3 और है, उनसे भी टच हो रहा है कि नहीं हो रहा, अरे हाँ ना तो बोलो भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वाला एटम इन 6 से टच हो रहा है, इन 3 से टच हो रहा है, इसके ऊपर भी 3 होंगे भाई, ये एटम है, इसके नीचे क्या आ रहा है, ए बी, मतलब कि ऊपर डी होगा, मतलब कि 3 एटम और ऊपर होंगे, तो 3 ये 6 और 6 और 6 12। कोऑर्डिनेशन नंबर एक एटम का एचसीपी में कितना होता है, 12। ये वाला बात आएगी, है 12 एटम दिखने चाहिए, कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए तुमको, ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे वीडियो देख के नहीं चल जाना, ध्यान से समझो। ये एटम है, ये रहा एटम, देखो यार 1 2 3 4 5 6 एटम दिख गए। उसके बाद ये जो तीनों एटम है, ये भी इसके टच में होंगे, तो 6 7 8 9, और तीसरा ये जो 3 है, ये इसके ऊपर भी होंगी, तो 7 8 9 10 11 12, तो 12 एटम दिख गए कि नहीं दिख गए, 6 ये, 3 नीचे 3 ऊपर, तो 3 और 3 6, 6 और 6 12 नंबर ऑफ एटम्स जो इसके साथ क्या होंगे, टच में होंगे, जो इसके साथ क्या होंगे, टच में होंगे, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, हर एक एटम का 12। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, हमें ये समझ में आ गया कि एचसीपी यूनिट सेल में एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 12 होगा। सेकंड बात करते हैं लैटिस कांस्टेंट, सेकंड बात करते हैं लैटिस कांस्टेंट। लैटिस कांस्टेंट मतलब ए। अब ए का हमें रिलेशन निकालना है भाई, आपने बीसीसी और एफसीसी में निकाला है, एससी में आपने निकाला है, सिंपल क्यूबिक में आपने क्या रिलेशन नहीं निकाला, आर और ए के बीच में निकाला है या नहीं निकाला, बीसीसी में एफसीसी में आपने रिलेशन निकाला है भाई, आपने रिलेशन नहीं निकाला क्या, बहुत सारे रिलेशन निकाले एफसीसी में, बीसीसी में, आर और ए के बीच में।
तो यहाँ पर भी आपको आर और ए के बीच में रिलेशन निकालना है। और कैसे निकालेंगे, आराम से ठंडे दिमाग से सोचना। मुझे एक बात बताओ, ये वाला एटम और ये वाला एटम टच में होंगे। अच्छा एक और चीज, ये दूरी कितनी होगी, एक यूनिट सेल का लैटिस कांस्टेंट क्या होता है, ये तो होता है ए, मतलब कि ये जो दूरी होगी ये वाली, इसको हटा देते हैं, ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, ए होगी, ठीक है। आराम से, ये जो दूरी है ये वाली, ये ए होगी, 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 सारे ए होंगे। ऐसे ही ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, ए ए ए, और ये सी हो गया। मैंने वहां पर भी लिखा है ए ए ए ए ए ए, ऊपर सारे ए और फिर ये बीच में सी 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 सी। क्लियर है नहीं? हमें ए निकालना है, हमें ए निकालना है कि कितना आर के किसके इक्वल होगा। अब ये आर क्या है, आर रेडियस ऑफ एटम। आर बोलो तो क्या भाई, रेडियस ऑफ एटम, एटम की रेडियस। तो क्या आर और ए के बीच में कोई रिलेशन बनता है, बनता है। देखो ये आर है और ये भी कितना होगा आर, ये दोनों एटम एक दूसरे को टच करके बैठे हैं। यहां पर देखो ध्यान से, ये रहे पीछे वाले, ये दोनों एटम एक दूसरे को टच करके बैठे हैं। देखो ये आर है, ये आर है और ये पूरा ए है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, आर इक्वल टू या सॉरी ए इक्वल टू 2r, ए इक्वल टू 2r। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, या फिर आप देख सकते हो आर इक्वल टू ए बाय 2। समझ में आया कैसा है, सेकंड रिलेशन समझ में आया, लैटिस कांस्टेंट कैसे है, क्लियर है। आराम से समझ में, दोनों एटम क्या थे, टच में थे, मतलब कि जो r है और जो r है 2r किसके इक्वल है, a के। यहां से समझना है, यहां से समझ लो, यहां से समझ लो मेरे भाई, ये कितना है a और ये r है, ये r है तो ये 2r है, तो 2r इक्वल टू a। तो मैंने a और r के बीच में रिलेशन निकाल दिया जो हमारा लैटिस कांस्टेंट है। क्लियर, सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पे ताला लगा दें, ताला लगा दें, मतलब कि क्लियर हो गया। थर्ड बात करते हैं एटम्स पर यूनिट सेल, एटम्स पर यूनिट सेल। तो उसको भी देखते हैं, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। देखिए हटाए, थर्ड एटम्स पर यूनिट सेल। देखिए जरा कितने होंगे एक यूनिट सेल में। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम एचसीपी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे। एक एचसीपी की यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूट होंगे या फिर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। जैसे कि आप एच सिंपल क्यूबिक में नहीं निकालते थे, एक सिंपल क्यूबिक होता था, सिंपल क्यूबिक होता था, क्या होता है, सिंपल क्यूबिक होता है, कॉर्नर पे सारे एटम होते हैं और फिर आप उसका क्या निकालते हो कि कितने नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर एक्चुअल में है। तो कितना निकलता था, कोने वाले 8 कंट्रीब्यूट करते हैं, तो 8 × 1/8 इक्वल टू 1। मतलब कि सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते थे, सिर्फ कहने को 8 है लेकिन वो कॉर्नर में है, उनका 1/8 हिस्सा ही है। तो टोटल जब करा तो कितना आया, 1। उसी तरीके से अब आपको पूरी यूनिट सेल के क्या निकालने हैं, क्या निकालना है मेरे भाई, आपको एटम्स निकालने हैं पर यूनिट सेल में। अब कैसे निकालने हैं देखो, अच्छा फंडा मैं निकाल के ये पता होना चाहिए निकाल के अभी निकालते निकालते ये सब हमें निकाल के रखें। क्लियर, अच्छा अब देखो कैसे निकलेगा। हाँ शुरू करें, देखें भाई साहब कैसे निकलेगा। तो इसको हटा दें, इसको क्या करते हैं। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको ये देखना है कि यार ये जो कॉर्नर वाले एटम है, देखो ध्यान से, इस यूनिट सेल में बहुत तरीके के एटम है। एक तो ये कॉर्नर में है, ये जो कॉर्नर में देख रहे हैं, एक ये 3 बीच में है, 3 बिल्कुल बीचों बीच है, एक ये सरफेस के सेंटर पर है। 3 तरीके के एटम है, एक सरफेस के सेंटर पर, एक सरफेस के कोने पर, एक बिल्कुल 3 बीचों बीच। अब आपको हर एक एटम का ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो देखो जरा, आओ मेरे पास दिमाग लगाते हैं, ध्यान सुनो। अगर मैं बात करूं इस कोने वाले की, ये जो कोना वाला एटम है, या इसे ले लो, इसे ले लो, किसी को भी ले लो, कॉर्नर वाले एटम की, तो ये कॉर्नर वाला एटम
कितने हिस्सों में, मतलब कितनी यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। जैसे कि हम एससी पे देखते थे, सिंपल क्यूबिक में देखते थे, क्या देखते थे कि कोने वाला एटम 8 कमरों के अंदर आ रहा होगा, मतलब कि 8 क्यूबिक सेल्स के अंदर आ रहा होगा। अब ये देखो कि कोने वाला कितने एचसीपी यूनिट सेल्स के अंदर आया, 6। भाई अगर मैं आपसे पूछूं एक कॉर्नर वाला जो एटम है, ये वाला जो कॉर्नर वाला एटम है, एट कॉर्नर के जो एटम है, ये इसका हिस्सा 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6, सबका 1/6 1/6 1/6 हिस्सा आएगा। क्लियर है या नहीं है? हर एक का 1/6 हिस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एटम है ना, ये भाई साहब बहुत सारे यूनिट सेल, 6 एचसीपी यूनिट सेल के अंदर आ रहा होगा। जैसे कि आपका क्यूबिक में कोने में जो एक एटम होता है वो 8 कमरों के अंदर आता है, उसी तरीके से ये है, ये जो है ना, ये वाला, ये आपका 6 एचसीपी मतलब कि 6 हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर आ रहा होगा। तो इस वाले के अंदर कितना आ रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ 1/4, सॉरी 1/4 कह रहा हूं, 1/6। ये वाला बटा क्लियर हुआ, मतलब कि एट कॉर्नर्स की अगर हम बात करें, सो ओनली एट कॉर्नर एटम ओनली कंट्रीब्यूट 1/6 पार्ट ऑफ इट, सिर्फ उसका 1/6 पार्ट ही एक यूनिट सेल के अंदर आएगा। तो अगर इसका ये वाला 1/6 है, ये वाला हिस्सा 1/6 है, तो कितने हैं ये? 6। तो अंदर वाले जो कॉर्नर वाले हैं वो टोटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे? 1। मतलब कि कॉर्नर वाले एटम, सॉरी, ऑल कॉर्नर एटम्स कंट्रीब्यूट, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? अगर मैं ऊपर वालों को देखूं, अगर मैं टॉप वालों को देखूं, तो कितने होंगे? 6 × 1/6 1। अगर मैं टॉप वालों को देखूं, मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो 6 एक कितना करता है? 1/6, तो 6 × 1/6 1। ऊपर वाले कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 1। उसी तरीके से नीचे वाले कॉर्नर वाले, नीचे कॉर्नर वाले कितने कर रहे होंगे? 6 × 1/6 1। क्लियर? तो एक एटम तो इन 6 ने मिलकर बनाया, एक एटम इन 6 ने मिलकर बनाया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी ये बीच वाले रह गए और ये 3 रह गए। अब इस बीच वाले की कहानी समझो। अब ये जो बीच वाला एटम होगा, ये ऐसे है, मतलब आधा ऊपर वाली यूनिट सेल में आएगा, आधा नीचे वाली यूनिट सेल में आएगा। अरे इधर देखना भाई, ये वाला जो ये वाला है, ये वाला, जब इसके ऊपर एक यूनिट सेल आएगी तो वो आधा उस वाली यूनिट सेल के अंदर आएगा, आधा इस वाले के अंदर आएगा। मतलब कि इस वाली यूनिट सेल के ये वाला एटम कितना है? सिर्फ और सिर्फ आधा। आधा ऊपर वाले के लिए है, आधा नीचे है। समझ में आ रहा है क्या है? भाई इसके ऊपर ही यूनिट सेल आ सकती है, बस इस एससीपी के ऊपर एक यूनिट सेल आ सकती है। मतलब ये वाला एटम जो है आधा उस ऊपर वाले के लिए रहेगा, आधा अपने वाले के लिए। तो मतलब ये जो सेंटर वाले हैं, ये जो सेंटर एटम है, ये आपके आगे कॉर्नर, और मैं बात करूं सेंटर एटम्स की, ये जो सेंटर में एटम है, बेस के जो सेंटर में एटम है, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे? एक कितना कर रहा होगा? 1/2। तो ये कितना कर रहा होगा? वो ये भी 1/2। तो भाई 2 × 1/2 कितना है? 1। अरे नहीं यार, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? आधा। आधा एटम इसके अंदर होगा, इस यूनिट सेल के अंदर इसका आधा एटम होगा, और इसका कितना होगा? आधा। तो आधा प्लस आधा 1, आधा प्लस आधा 1, या तो 2 × 1/2 कर दिया मैंने, सीधा लिख दिया 1। तीनों क्लियर है? 1 2 क्लियर है? अच्छा, अब बच गए 3। अब भाई साहब ये 3 तो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, मतलब ये तो यूनिट सेल के अंदर है, ये 3 एटम पूरे यूनिट सेल के अंदर है, तो ये तो किसी के साथ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, किसी दूसरे यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। मतलब कि वो जो ट्रायंगल वाले एटम है, ट्रायंगल वाले एटम है, वो पूरे 3 के 3 आएंगे, क्योंकि वो किसी भी यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उस यूनिट सेल के अंदर है। तो टोटल कितने एटम हो गए? 3 1 4 5 6। मतलब कहां लिखी 6 एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ एचसीपी। मतलब कि एचसीपी की एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे मेरे भाई?
6। क्लियर है? ये एक यूनिट सेल है, ये एक क्या है, यूनिट सेल है किसकी, एचसीपी की। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितना आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 6। सिंपल क्यूबिक के अंदर कितना आ रहे थे, 1। बीसीसी के अंदर कितना आ रहे थे, 2। एफसीसी के अंदर कितना आ रहे थे, 4। एचसीपी के अंदर कितना आ रहा है, 6। समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है बिल्कुल? तो ये आपका हो गया थर्ड। एटम्स पर यूनिट सेल में कितने होंगे, 6 होंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है तो जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे सी बाय ए रेशियो। कि ये जो सी बाय ए रेशियो है ये कैसे निकलेगा। सी बाय ए रेशियो मतलब यूनिट सेल की जो हाइट है दैट इज सी और ए दैट इज कांस्टेंट। इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें देखना है, मतलब कि आसान भाषा में रेशियो देखना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे, नोट कर लीजिए। अब देखिए जरा ध्यान से कि सी बाय ए रेशियो कैसे निकलेगा। तीन चीजें हमने निकालनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर, लैटिस कांस्टेंट, एटम्स पर यूनिट सेल। अब सी बाय ए रेशियो देखो कैसे निकलेगा आराम से। हाँ देखिए ध्यान से, तो भाई अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब कि 3 एटम दिख रहे हैं, जो 3 एटम से करके जुड़े हुए हैं। तो मेरे को यहाँ लिख देता हूँ साइड में, यहाँ से देखना आराम से लिखो। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, सॉरी ये क्यू हो गया और ये हो गया आर। ये पी, ये आर, ये क्यू। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पर हमने क्या काम करा, ये जो लाइन है ये ऐसे करके ऊपर आ रही है और ये पॉइंट हो गया है, और ऐसे ही इसके सेंटर से बीचों बीच यहां पर आ रही है, ये हो गया है, मतलब कि ऐसे ये हो गया आपका एन, और इसके नीचे ठीक ये हो गया एन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ये पूरा पूरा कितना हो गया, सी। अगर हम देखें तो ये सी बाय 2 और ये सी बाय 2। क्लियर है? यहां से लेके यहां तक सी बाय 2, देखो ना ध्यान से, यहां से लेके यहां तक सी बाय 2 और यहां से लेके यहां तक सी बाय 2, पूरा सी, पूरा सी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हमने क्या काम किया, हमने कुछ नहीं करा, अभी हमने कुछ नहीं करा, हमने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे करके। ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे हमने नीचे भी ज्वाइन कर दिया। ये क्लियर है? यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, फिगर समझ में आ रही है? फिगर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भाई ऐसे करके 3 एटम थे, एक ऐसा एटम, 3 एटम ऐसे करके जुड़े हुए थे, ध्यान से समझना ऐसे करके। ये ऐसे एटम है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये बड़े बड़े एटम है ऐसे करके। उसके बाद यहां से हमने एक पॉइंट लिया ऊपर की तरफ n, जो ये ऊपर के इनके अंदर जा रहा है और इनके पीछे ऐसे करके जा रहा है ऊपर। क्लियर? बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे ट्रायंगल समझ लो। ये ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल है, तो एक सेकंड, ये आपका ये नहीं है, बताओ, ये एक एटम है, सॉरी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल से 3 पॉइंट से ऐसे करके ऊपर हो गया n और उसके नीचे हो गया n। दिख रहा है? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 टेट्राहेड्रॉन आपको दिखेंगे, एक दिखेगा NPQR, NPQR and PQMR. PQMR are 2 tetrahedrons on same base. On same base. दोनों का बेस सेम है। अभी मैंने आपको दिखाया एक ट्रायंगल है, ऐसे ऊपर बनना है, ऊपर n पॉइंट ये वाला, ऐसे नीचे n पॉइंट।
तो ये दो कोन सी बन गई, दो टेट्राहेड्रॉन बने जिनका बेस सेम है, एक ट्रायंगुलर बेस है, और ट्रायंगुलर बेस कौन सा है, PQR। ट्रायंगुलर बेस कौन सा है, ट्रायंगल PQR। तो अगर दो टेट्राहेड्रॉन का बेस सेम है और वो बेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। मतलब कि PQR आपका क्या है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहां पर हम यह करके लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो T पॉइंट है, मान लीजिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, ये हो गया आपका S, ये आपका पॉइंट हो गया T, और T आपका क्या है, सेंट्रॉइड। T आपका क्या है, सेंट्रॉइड। ये आपका T पॉइंट है, सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्यों है, क्योंकि RS और ऐसे करके मीडियंस यहां पर कट रही है और ये सेंट्रॉइड से पास हो गई, बिल्कुल बीचों बीच पास हो रहा है। क्लियर, आराम से समझना इस चीज को, बहुत बढ़िया। मतलब कि RS आपका क्या हो गया, इज अ मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। यहां तो कोई कंफ्यूजन है, यहां तो कोई कंफ्यूजन बताओ तो आराम से समझना। एक ट्रायंगल था, ऐसे करके ऊपर ऐसे करके नीचे 3 पॉइंट डाल दिए, तीन दो टेट्राहेड्रॉन बने जिनका बेस सेम था, बेस सेम है मतलब कि वो ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। RS एक मीडियन है, T एक सेंट्रॉइड है। T क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अब यहां तक कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। अगर ये भी आप जानते हो कि जो मीडियन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि ये वाला एंगल होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब हमको निकालना क्या है, हमको C बाय A निकालना है, मतलब ये C और A के बीच में रिलेशन। अब यहाँ पर A दिख रहा है, A दिख रहा है, P और R के बीच की दूरी A है, P और Q के बीच की दूरी भी A ही है, और Q और R के बीच की दूरी भी A है। अरे भाई, दो एटम्स के बीच की दूरी दैट इज A, ये A ही तो है, ये A ही तो है, ये और ये PR या फिर PQ, सॉरी RQ, इसकी दूरी कितनी है, A, इसकी दूरी कितनी है, A, इसकी दूरी कितनी है, A, वही तो है, A A A A A A, तीन है। क्लियर है, क्लियर है। अब सुनो, अब देखो भाई मैं करने के वाला हूं, थोड़ी सी हम लोग कॉम्प्लिकेटेड है, आसान से बिल्कुल दिमाग खोल के रखना, आसान है, बहुत आसान है, सच्ची में आसान है यार, बस थोड़ा पेशेंस रखना, आराम से, ठंडे दिमाग से। अब मुझे क्या काम करना है, मैं बेसिकली करने के वाला हूं, मुझे RS निकालना है। अब RS कैसे निकलेगा, तो इन ट्रायंगल RSQ, ये क्यों है, ठीक है, ये क्यों है, तो RS स्क्वायर किसके इक्वल होगा, RQ स्क्वायर माइनस की SQ स्क्वायर, रूट लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, RQ स्क्वायर माइनस SQ स्क्वायर इक्वल टू RS स्क्वायर। तो RS मेरा कितना है, RQ स्क्वायर कितना है, RQ है मेरा A स्क्वायर, SQ कितना होगा, अगर ये A है और ये इसका सेंटर है, क्योंकि मीडियन है ना, ट्रायंगल मीडियन पे गिरी है, तो ये कितना होगा सेंटर, तो ये कितना हो जाएगा A/2, तो ये कितना हो जाएगा A/2, मतलब A स्क्वायर बाय 4। समझ में आया, ट्रायंगल के मीडियन है ये, तो मतलब सेंटर में गिरेगा, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो PS SQ के इक्वल होगा, और अगर ये पूरा A है तो ये कितना होगा A/2, तो A/2 का स्क्वायर कर दिया A/2, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा 3A स्क्वायर बाय 4, मतलब कि RS की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, √3A/2, इस RS की वैल्यू कितनी है, √3A/2। यहां तो कोई डाउट नहीं, लेकिन हमें C और A के बीच में रिलेशन निकालना है। अब ध्यान सुनना, ये भी जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, ये 90 डिग्री होगा, और यहां पर एक ट्रायंगल ये वाला बनना है, ये वाला, थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूं इसको, जिसके अंदर C भी आ रहा है और A भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, ये वाला देखा, ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ऐसे गिरा है ना, ट्रायंगल के बिल्कुल सेंट्रॉइड में गिरा है ना, ये ट्रायंगल है U एंड T, ये रहा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। क्लियर, मैंने RS निकाला है, मुझे RT पता चल जाए तो काम बन जाएगा। RT कैसे पता चलेगा, बड़ी समस्या, बड़ी समस्या, कोई समस्या नहीं है, आसान है, सुनो ध्यान से। T जो है इस सेंट्रॉइड, यहां सुनना, T जो है वो मीडियन का क्या है, सेंट्रॉइड है,
मतलब कि सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये 2 होगा ये 1 होगा। इस चीज को ध्यान समझना, आरटी बड़ा है टीएस छोटा है, 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब कि जो आपका सेंट्रॉइड होगा टी वो आर एस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब कि आर टी अपॉन में टी एस इक्वल होगा 2/1। तो भाई मेरे आप आर टी की वैल्यू क्या निकालोगे, आर टी की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ, आर टी की वैल्यू निकलेगी 2/3 आर एस, ऐसे तो निकालेंगे 2/3 आर एस। अरे रेशियो कर दिया ना, 2/2 + 1 3 आर टी मतलब कि आर एस का हिस्सा है, कितना हिस्सा है 2/3 है। क्लियर, आर एस की वैल्यू आपको पता है √3a/2, यहां पे पुट कर दो। तो आर टी कितना है 2/3 × √3a/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया आपका a/√3। तो आर टी की वैल्यू आपको पता चल गई a/√3, एन टी की वैल्यू आपको पता है c/2, एन टी की वैल्यू आपको पता है c/2, एन टी की वैल्यू देखो ऐसे, एन टी की वैल्यू कितनी पता है c/2, आर टी की वैल्यू आपने निकाल दी, और एन आर की वैल्यू कितनी होगी, एन आर की वैल्यू कितनी होगी, यहां से समझो, एन टी c/2, ये आपका कितना है आर टी कितना है a/√3, और ये कितना होगा a। क्लियर, हम इसको सॉल्व करते हैं, नोट कर लो पहले जैसे इसको। चलिए मैं देखिए, तो इन ट्रायंगल एन टी आर, सो इन ट्रायंगल एन टी आर, एन टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एन आर स्क्वायर माइनस आर टी स्क्वायर के। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, एन टी किसके इक्वल है, एन आर स्क्वायर माइनस आर टी स्क्वायर के रूट में। ठीक है, एन आर स्क्वायर माइनस आर टी स्क्वायर किसके इक्वल आया, एन आर स्क्वायर माइनस आर टी स्क्वायर के रूट में। अब भाई एन टी के प्लेस में क्या डाल सकते हैं c/2, एन टी के प्लेस में क्या डाल सकते हैं c/2, एन आर के प्लेस में क्या डाल सकते हैं a स्क्वायर, आर टी के प्लेस में अभी बताया मैंने a/√3, मतलब कि a/3, a²/3। इसको सॉल्व करो, c/2 ये कितना है √2/3a² या फिर सिंपली। ठीक है, अब यहां से c की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से c की वैल्यू आएगी 2/3a, या फिर c/a का रेशियो आपको मिलेगा √8/3, ये होता है 1/633। क्लियर है, तो ये बड़ा जाना माना फॉर्मूला है 1/633 कि c/a का HCP के लिए, कितने के लिए, HCP के लिए जो रेशियो है वो आता है 8/3 का होल रूट, विच इज 1/633। ये डिपेंड करता है क्रिस्टल पर, अलग अलग क्रिस्टल का अलग अलग रेशियो आता है, ऐसा नहीं है कि HCP का हमेशा वो आता है। जैसे अगर आप बात करो मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के लिए c/a का जो रेशियो आता है वो आता है 1.833। क्लियर, ऐसा डिफाइंड नहीं है बट मोस्टली ये आता है। क्लियर, तो c/a हमारा हो गया 4। डेरिवेशन आसान थी, ज्यादा कठिन नहीं थी भाई, हल्का सा बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्लियर हो गया, ये समझ में आया, कोई डाउट तो बोलो, जल्दी से नोट कर लो उसको। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, किसका, पैकिंग फ्रैक्शन यूनिट सेल का। अब पैकिंग फ्रैक्शन देखो मैंने चला, अब पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल होता है V = वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइड में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय या फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट। ऐसे तो निकालोगे, मतलब कि ये जितने भी एटम्स हैं ये मिलके कितना वॉल्यूम घेर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। क्लियर, अब देखो कैसे निकालेंगे। एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे थे, 6, अभी बताया तीसरे वाले पॉइंट में। और एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा 4/3r³। तो मैं अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ या फिर वॉल्यूम
ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे? 6 into 4/3 R3। 6 into 4/3 R3, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ, ये कैंसिल हुआ 2 से, तो 4 2 जा 8 पाई R। क्लियर है? क्लियर। सेकंड चीज देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकालें? तो देखो यहां से कैसे निकालें। इस यूनिट सेल का वॉल्यूम आप निकालोगे इस बेस का एरिया इनटू हाइट। अरे भैया ऐसे करके एक सिलेंडर है, तो बेस का एरिया इनटू हाइट, अगर वो कंटिन्यूस है तो ऐसे तो निकालेंगे, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ हेक्सागोनल बेस इनटू हाइट, और हाइट यहां पर क्या है? सी। हाइट यहां पर क्या है? सी। क्लियर है? अब एरिया ऑफ हेक्सागोनल बेस निकालना है, कैसे निकालना है देखो। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो यहां पर बेस बनाना पड़ेगा, ये आपका बेस है। यही है भाई, नीचे वाला बेस जो है वो यही तो है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे करके, ये कितना है? आर। ये कितना है? आर। मतलब ये कितना हो गया? ए। ये कितना है? देखो ये आर है, ये भी आर है, तो ये कितना हो गया? 2r। ये कितना हो गया? 2r। और ये इसकी हो गई हाइट, मतलब कि परपेंडिकुलर ये। तो ओ ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है। यहां से देखो, यहां पर हमने ट्रायंगल बनाया, ये 2r, ये r, ये निकालना पड़ेगा, और ये ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं आपसे पूछूं तो निकाल दोगे क्या? अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए सी, सॉरी ओ ए सी, किसके इक्वल होगा? हाफ बेस। बेस कितना है? ओ सी, और हाइट कितनी है? ए बी। तो हाफ ओ सी कितना है? आर मीन्स 2r, आर आर 2r। ठीक। ए बी कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से निकालोगे भाई। ए बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितने आया? 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ए बी कितना आया? √3r। सही है? अरे भैया मेरे ए बी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो गया, तो ए बी कितना आया? √3r। तो इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर डाल देता हूँ √3r, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना है? √3r स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है? मतलब कि इस ट्रायंगल का एरिया √3r स्क्वायर होगा। पूरे बेस का कितना होगा? यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं ऐसे? 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बन रहे हैं ऐसे ऐसे। यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस एरिया का मतलब ये जो बेस है इसका एरिया कितना हुआ? 6 इंटू एक ट्रायंगल का एरिया, मतलब कि एरिया ऑफ हेक्सागोनल बेस 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, मतलब कि 6 इंटू √3r स्क्वायर। क्लियर? तो भाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का कितना होगा? एरिया ऑफ हेक्सागोनल बेस की वैल्यू मैंने यहां डाल दी, सी की वैल्यू आप जानते हैं। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड या फिर सॉरी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इसके इक्वल होगा 6 इंटू √3r स्क्वायर इंटू सी। अब यहाँ पर सी के बेस पे आप वैल्यू डाल सकते हो, मतलब अभी हमने आपको बताया था, किसी चीज को हटाना पड़ेगा। अभी हमने आपको बताया था सी बाय ए का रेशियो होता है 1/633, तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 1/633 इंटू ए, और ए के बेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2r। सही है? सी बाय ए की वैल्यू हमें बताई थी 1/633, ए को दरवेज दिया और ए के बेस में लिख दिया 2r, तो सी के बेस पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो आपका फॉर्मूला आया ये into 1/633
इंटू आर। तो भाई साहब बना क्या, बना ये 6 इंटू रूट 3 इंटू 1.633 आर क्यूब। क्लियर है? इसको हटा देते हैं। लेंथी तो नहीं हो रहा ना, लेंथी नहीं है यार, लेंथी है आसान है, दोनों में अंतर है, लेंथी है आसान है। तो पहले हमने क्या काम किया, हमने इस एटम्स, कितने भी एटम्स है उनका वॉल्यूम निकाल लिया। एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो कितना एटम है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने इस पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हमने बेस का वॉल्यूम निकाला ट्रायंगल की मदद से, 6 ट्रायंगल बन जाते हैं, एक ट्रायंगल निकाला 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने ऐड किया। उसके बाद हमने इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। सी को हमने आर के टर्म्स में लिख दिया और ये फॉर्मूला हमारा बना सिर्फ आर के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि ये भी आर में था, आर से आर मर जाएगा इसमें। ठीक, तो भाई अब आपको करना क्या है, आपको इसको और इसको डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसको हटाना है। जब आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे, मतलब डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, तो कितना है 8 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कितना है 6 इंटू रूट 3 इंटू 1.633 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, कितना बना 8 पाई 6 इंटू रूट 3 इंटू 1.633। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा मेरे को बताओ। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.7। मतलब अगर आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लिया जाए परसेंटेज, तो कितनी आएगी 74%। 74%। मतलब कि HCP जो स्ट्रक्चर है वो काफी क्लोज है, काफी क्या है, क्लोज है। क्लियर हो, समझ में आया किस तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन निकल रहा है। तो ये जो हमारा लास्ट पॉइंट था ये भी हमारा हो गया फिनिश। तो ये छोटी वीडियो तो नहीं थी, बट हाँ थोड़ी सी लेंथी वीडियो बन गई। बट हाँ इस वीडियो में मैंने जो भी था मतलब HCP के बारे में, उसकी C/A रेशियो की डेरिवेशन, उसका एटम्स पर यूनिट सेल, उसकी प्रिमिटिव सेल, उसका स्ट्रक्चर, उसका पैकिंग फ्रैक्शन, ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस वीडियो में, HCP की इस वीडियो में। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।